3 दिसंबर 1984। रात का वह पहर जब भोपाल की गलियों में हवा नहीं मौत बह रही थी। लोग सो रहे थे, बच्चे माँ की गोद में थे, मजदूर दिन भर की थकान उतार चुके थे, लेकिन यूनियन कार्बाइड के अंदर एक रासायनिक राक्षस जाग चुका था और कुछ ही मिनटों में एक पूरा शहर गैस चैम्बर बनने वाला था। 1984 का भोपाल, झीलों का शहर, एक शांत जीवन। फैक्ट्री के आसपास घनी बस्तियां थी, जयप्रकाश नगर, छोला, काजूरी, रेलवे कॉलोनियां। इन बस्तियों में मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे कामगारों का जीवन चलता था। लोगों को यूनियन कार्बाइड से शिकायत थी। रात में बदबू, आंखों में जलन, छोटे मोटे रिसाव, लेकिन आम आदमी को लगता था कि फैक्ट्री शहर के लिए रोजगार है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह रोजगार एक दिन शहर की सांसें निकल जाएगा। बीते वर्षों में फैक्ट्री में कई घटनाएं हुई। एक बार गैस रिसाव में कर्मचारी की मौत भी हो गई, लेकिन हर हादसे को छोटा बताकर टाल दिया गया। किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई थी। सुरक्षा मानकों में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन गरीब बस्तियों को इस टंक से दूर कौन रखता। फैक्ट्री के आसपास ही इनका संसार था। भोपाल के आम लोगों ने बार बार शिकायत की। रात में आंखें जलती हैं, सांस भारी लगती है, पर अधिकारी, प्रबंधन, यहाँ तक कि फैक्ट्री के डॉक्टर भी कहते कुछ नहीं, यह सब सामान्य बात है। सच तो यह था कि मौत रोज थोड़ा थोड़ा रिस रही थी और कोई इसे पहचान नहीं रहा था। फैक्ट्री में सेविन नाम का कीटनाशक बनाया जाता था। भारत को कृषि उत्पादक बनाने के नाम पर इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। दुनिया के सबसे खतरनाक रसायनों में से एक MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड का दावा था, यह आधुनिक भारत के लिए जरूरी है, हजारों रोजगार देगा, और इसी दावे पर सरकार ने इसे हर जरूरत की मंजूरी दी। लेकिन असलियत यह थी, फैक्ट्री में रखे गए MIC के विशाल स्टोरेज टैंकरों को चलाने के लिए जो सुरक्षा चाहिए थी, वह खर्च भारी पड़ रहा था। कूलिंग सिस्टम बंद हुआ, चेतावनी अलार्म खराब, गैस टावर निष्क्रिय, और इन सबके बीच 42 टन MIC शहर के बीचों बीच पड़ा था, मानो ये कोई टाइम बम हो। 2 दिसंबर 1984 रात 11 बजे के बाद टैंक 610 में हलचल शुरू हुई। MIC के अंदर तापमान बढ़ने लगा, कारण टैंक में पानी जाना। सिर्फ कुछ बूंदे, लेकिन MIC के लिए यह आग की चिंगारी थी। धीरे धीरे तापमान 200 डिग्री तक पहुंचा, रासायनिक विस्फोटक जैसा दबाव। टैंक कांपने लगा। सुरक्षा वाल्व इतने तापमान के लिए नहीं बने थे। 12:15 पर पहला जहरीला बादल फैक्ट्री के दीवारों के ऊपर उठा। कुछ ही मिनटों में यह बादल जमीन पर उतर आया, क्योंकि MIC हवा से भारी होता है। अब तक तेजी से बस्तियों की ओर यह बढ़ रहा था। पहले काजूरी बस्ती, लोग सो रहे थे। अचानक आंखें जलने लगी, चीखने पर भी सांस नहीं। घरों में चीखें आने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर छोला और रेलवे कॉलोनी। लोग सड़क पर भागे, पर हर सांस उन्हें मौत के और करीब ले जा रही थी। माएं बच्चों को गोद में उठाकर भागती, लेकिन बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े सब जहरीली हवा में गिरते चले गए। कुत्ते, गायें, पक्षी सब वहीं ढेर। पेड़ों की पत्तियां काली पड़ रही थी। शहर में अराजकता थी। भागो किसी भी दिशा में, पर हवा चारों ओर मौत थी। किसी को नहीं पता था कि इससे बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। यह गैस अदृश्य कसाई की भांति सबको मार रही थी। 3 दिसंबर की सुबह भोपाल ने इतिहास का सबसे भयावह दृश्य देखा। सड़कों पर सैकड़ों लाशें, घरों में लोग उसी मुद्रा में मृत मिले जैसे नींद में हो। अस्पतालों में जगह नहीं। डॉक्टरों के सामने मौतें इतनी तेजी से आ रही थी कि इलाज का समय ही नहीं मिलता। अस्पतालों के बाहर लाशों का ढेर। शहर में धुआं नहीं, लेकिन हवा में मौत अब भी तैर रही थी, धीमी लेकिन घातक। हजारों लोग अपनी आंखों में जलन, पेट में ऐंठन, फेफड़ों में जलन लिए बदहवास घूम रहे थे। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई अपने पति को, और कुछ तो ऐसे थे जिन्हें खुद नहीं पता था कि उनके परिवार का कोई सदस्य अब बचा भी है या नहीं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 3784 मौतें, लेकिन अस्पतालों, शवगृहों और स्वतंत्र संस्थानों के मुताबिक वास्तविक मौतें 15,000 से 25,000 के बीच थी। पहले 3 दिनों में ही लगभग 8,000 लोग मरे। कुल प्रभावित लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक थी। कई लोग वर्षों तक फेफड़ों,
आंखों और नसों की बीमारियों से जूझते रहे, कुछ आज भी जूझ रहे हैं। रात में गैस रिसाव की खबर प्रशासन तक पहुंची, लेकिन चेतावनी देने में भारी देरी हुई। गैस को कम नुकसानदायक बताकर शहर को अलर्ट करने में हिचक दिखाई गई। जिस वक्त एम्बुलेंस और पुलिस चलनी चाहिए थी, पूरा तंत्र यह समझने में लगा था कि वास्तव में रिसाव कितना है। सुबह होते होते राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बैठकें शुरू हुई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजनीति ने जल्द ही अपना रंग दिखाया। गैस के प्रभाव को कम बताया गया, मौतों की संख्या पर भ्रम फैलाया गया और यूनियन कार्बाइड प्रबंधन की जिम्मेदारी पर शुरुआती घंटे बेहद नरम रवैया अपनाया गया। बाद में शहर के लोगों को लगा मानो प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य जनता नहीं, बल्कि त्रासदी की सच्चाई को नियंत्रित करना था। और इस त्रासदी के बीच सबसे बड़ा सवाल था, फैक्ट्री का जिम्मेदार कौन? यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन उसी दिन भोपाल पहुंचे थे। कानूनी रूप से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी बस नाम की थी। कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें वीआईपी सुविधा दी गई, सरकारी गाड़ी, सरकारी सुरक्षा और फिर उन्हीं विशेष विमान से दिल्ली और वहां से अमेरिका भेज दिया गया। देश का गुस्सा बढ़ता गया। मौत की फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? किसने उसे जाने दिया? किसके आदेश पर उसे विशेष विमान मिला? सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि उस रात वॉरेन एंडरसन को भारत में न्याय का सामना करने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी। कई वर्षों तक राजनीति गर्म रही। केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। मध्य प्रदेश कहता रहा कि केंद्र ने दबाव बनाया और केंद्र कहता रहा कि राज्य सरकार ने अनुमति दी। लेकिन सच यही है कि जहां जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ली, वहीं उसका मालिक कानून से बचकर आराम से अपने देश में रहा। भारत ने मांग की, अदालतों ने मांग की, लेकिन एंडरसन को कभी भारत वापस नहीं लाया जा सका। यह केवल एक औद्योगिक हत्या नहीं थी, बल्कि न्याय की अपूर्णीय हार भी थी। भोपाल सिर्फ एक रात में नहीं मरा, वह आने वाले दशकों तक मरता रहा। हजारों लोग आंखों की बीमारियों, फेफड़ों की क्षति, न्यूरो समस्याओं से जूझते रहे। सबसे बड़ा असर बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं के शिशुओं में जन्मजात विकृतियां देखी गई। कई परिवारों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक एमआईसी का जहर पहुंचा। फैक्ट्री के आसपास की मिट्टी, पानी दोनों दूषित रहे। सैकड़ों एकड़ क्षेत्र डेड जोन जैसा हो गया, जहां जीवन सामान्य नहीं हो पाया। आज भी उस इलाके में कई ऐसे घर मिलते हैं जहां एक ही परिवार के कई सदस्य गैस पीड़ित हैं। घटना से पहले यूनियन कार्बाइड ने मीडिया के साथ दोस्ताना संबंध बनाए थे। पत्रकारों के साथ मैच, पार्टियां, कार्यक्रम, जिससे फैक्ट्री की नकारात्मक खबरें दब सके। लेकिन त्रासदी के बाद इन पत्रकारों ने मौत के सच को दुनिया के सामने रखा। स्थानीय अखबारों ने सबसे पहले चेतावनी दी, मौतों की वास्तविक संख्या बताई, एमआईसी की खतरनाक प्रकृति उजागर की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी कहा और भोपाल को मानवता का घाव। पत्रकारों ने अस्पतालों, पुलिस, राहत शिविरों, लाशों के ढेर, सबकी तस्वीरें दुनिया तक भेजी। अगर उस समय मीडिया सच्चाई न दिखाती तो शायद इस घटना की गंभीरता कभी सामने आती ही नहीं। भोपाल गैस त्रासदी कोई दुर्घटना नहीं थी, यह लापरवाही की श्रृंखला थी। हर छोटी चेतावनी अनसुनी की गई, हर खतरे को छोटा समझा गया और यह कीमत एक पूरे शहर ने अपनी सांसों से चुकाई। 1984 की वह रात आज भी भोपाल की हवा में तैरती है। याद दिलाती है कि जब इंसान सुरक्षा से समझौता करता है तो जहर सिर्फ हवा में नहीं बल्कि इतिहास में भी घुलता है। वो खरीदार हैं थैली को झुलाने वाले और ये हालात हैं हम सबको रुलाने वाले। कराहती पड़ी है यह बूढ़वी 20वीं सदी, घाव सी कसकती है भोपाल गैस त्रासदी।